सबसे मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि हमारा गरीब जो होता है वो गरीब होता है। गरीब को कभी जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जो गैस का सिलेंडर जिस भाव में मुसलमान को मिलता है उसी भाव में हिंदुओं को मिलता है, बौद्धों को भी उसी भाव में मिलता है। आज हमारा रोजमर्रा का जो जीवन है वो जीवन हमें सुसह्य करने की बात हम सब लोग करते हैं, पर हमारी तकलीफें कम नहीं होती। अभी आपको पता होगा कि यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था और ये भाषण की चर्चा पूरे दुनिया में हुई। और वो भाषण ये था कि उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में ये जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है, जिसको हमारी भाषा में हम सुखांक कहते हैं, वो कैसा बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये सुखांक का मतलब क्या है? सुखांक का मतलब यही है कि हमारे यहां, हमारे गांव में पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल मिलनी चाहिए, हमारे किसान होंगे तो उनके फसल के सही दाम मिलने चाहिए, उनके खेती के लिए अच्छा पानी मिलना चाहिए। और शहर अगर होगा तो वहां बिजली की व्यवस्था चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था चाहिए, अच्छा घर सबको मिलना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये सब विषय जो होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और सरकार का कर्तव्य क्या होता है कि हम सरकार को ये कहते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का मतलब यही होता है कि सबका कल्याण हो। फिर सबका कल्याण हो, अगर ऐसी बातें करते हैं तो आज हमारे समाज की परिस्थिति कैसी है? आज हमारे समाज की परिस्थिति ऐसी है कि आज भी स्वाधीनता के 75 साल के बाद हमारे में से अनेक लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अनेक लोग हमारे युवा ऐसे कि जिनको हाथों को काम नहीं है। अनेक लोग ऐसे हैं कि जो अपना जीवन सुसह्य रूप से, जिसका हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स जो बात मैंने की, वो बहुत नीचे गया हुआ है। और इसलिए इसका संबंध किसके साथ है? इसका संबंध नेतृत्व के साथ है और नीतियों के साथ है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आज कामठी नहीं, कन्हान तक मेट्रो बन रही है, ये फुकट में तो नहीं हुई है। ये जो मेट्रो का सेकंड पार्ट है ये 12,000 करोड़ रुपए का है। यानी ऑटोमेटिव चौक से लेकर ड्रैगन टेम्पल से आगे जाकर कन्हान तक जाकर ये मेट्रो जाएगी। और उसके बाद में खापरी तक मेट्रो गई है और खापरी से निकलकर ये मेट्रो आगे बुटीबोरी तक जा रही है। और इधर पूर्व नागपुर में हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां जाएगी। अब मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि ये गुमथोड़ा वाला रोड जो है, इससे ये मेट्रो घुमाकर ये जो पारडी से जो मेट्रो आ रही है उसको जोड़ से मेट्रो की रिंग बनाने की। आप तालियां मत बजाइए। ये जब मैंने डीपीआर बनाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। अब 20,000 करोड़ रुपए में फिर उन्होंने कहा कि इसमें पैसा कौन देंगे? तो नागपुर महानगर पालिका और एनआईटी देगी 30%। और फिर उससे कंसल्टेंट ने बताया कि कामठी नगर परिषद भी पैसा देगी। मैंने उसको कहा, अरे नगर परिषद को मैं मरना हो तो पॉइजन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ये तुमको कहां से पैसे देंगे? फिर मैंने कहा छोड़ दो, ये नेक्स्ट स्टेज में करेंगे, पहले कन्हान तक पूरा करेंगे। और ये मंजूर हो गई। मुझे मालूम नहीं आज क्या स्थिति है, पर मैं जब पालक मंत्री था, ताई को याद होगा, अब ऐसी बातें याद नहीं करनी चाहिए, पर वो वहां से पानी हम आपको देते थे नागपुर महानगर पालिका से। पर कामठी नगर परिषद में इतने ट्रेन लोग थे कि उनको पैसे भरने की आदत ही नहीं थी। पानी लेते थे और पानी लेकर पैसे नहीं देते थे।
फिर जब महानगर पालिका कहती थी इनके कनेक्शन तोड़ो, तो ताई दौड़ के आती थी, नहीं नहीं गरीब लोग क्या करेंगे, मैं लोग पैसे भरो ना, पानी तो लेते उसके पैसे दो। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, और इसका कारण अगर कोई है तो इसका कारण मैं मानता हूं कि हमारी जनता की सोच है। जब 1947 में हमको स्वाधीनता मिली तो हमारे देश में 3 प्रकार की बातें विचार महत्वपूर्ण थे। तब मुझे याद है कामठी में कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी, समाजवादी पार्टी भी होती थी, और एक पूंजीवादी पार्टी स्वतंत्र पार्टी भी थी। जब मैं विद्यार्थी था आता था, अभी मैंने मंगतानी जी को बता रहा था, इनके पिताजी अग्रवाल साहब, अब सबके घर पे मैं स्कूटर पे आता था, पे तो लूना पे आता था, और इसलिए बहुत लोगों के घर पे जाने का मौका मुझे मिलता था। पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि इतने सब शहर में ये अलग अलग विचारों की पार्टियां थी, सब कहते थे लोगों का भला होने वाला है, पर क्या हुआ? आज मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूं और देश की वित्त मंत्री भी मेरे कमेटी में है, और रोज जब मीटिंग होती है तो एजेंडा कौन सा आता है? सोने की खान थी कोलार में, कर्नाटक में घाटे में, स्टील इंडस्ट्री घाटे में, हवाई वाहतूक एयर इंडिया 70,000 करोड़ का घाटा। और ये सब आकर मैं जब हिसाब लगाता हूं तो जो जो देश में 47 के बाद सरकार ने जो जो शुरू किया वो लगभग सब घाटे में। मैं मजाक में कहता था कि सरकार का रूप तो विषकन्या जैसा हुआ, जिसको हाथ लगा वो मर जाता है, जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। नगर परिषदों की हालत कैसी है? कोई टैक्स देता है, कोई नहीं देता है, कोई पानी लेता है, कोई आंकड़ा डाल के करंट लेता है, ऐसे ही चल रहा है। कब तक चलेगा? ये देश में विकास क्यों नहीं हो रहा है? और मैं आपको बताता हूं कि मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, 50 लाख करोड़। और मैं जब 1-1 लाख 50,000 25,000 करोड़ के काम डिक्लेयर करता हूं तो पत्रकार को बड़ा लगता है कि ये इतने बोल रहे नेता है, कहां से होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई माय का लाल मुझे पूछ नहीं सकता, जो मैंने बोला वो मैंने किया, जो मैंने डिक्लेयर किया वो 100% मैं लोगों को कहता था, डंके की चोट पर मैं पूरा करके रखूंगा। तो मुझे एक ने पूछा कि पैसा कहां से आया? मैंने उनको कहा कि इस देश में पैसों की कमी नहीं है, इस देश में देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है, और इसी के कारण आज देश धनवाने पर जनता गरीब है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 10 साल में हमने देश के विकास में कुछ नीतिगत बदलाव किए हैं, और जिसका परिणाम ये हुआ कि नागपुर से मुंबई एक समय, मुझे याद है कि हम लोग एमएलए थे, जब जाते थे तो 12,000 का 10,000 का टिकट होता था। जब कंपटीशन शुरू हुई तो 3,500 और 4,000 में एयर टिकट हुआ, क्योंकि स्पर्धा हुई। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां गांव में रोड बनाना, ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से नहीं हो सकता। मैं जब मुंबई में उस समय मंत्री था तो मैंने 55 उड्डान पुल, फ्लाईओवर्स मुंबई में बनाया, वर्ली बांद्रा सेलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे द्रुतगति महामार्ग बनाया, तो लोगों से पैसा खड़ा करके बनाया। तो मुझे लोगों ने पूछा आप ये क्यों कर रहे हो? तब मैंने उनको बताया कि मैं हमारे महाराष्ट्र में अनेक गांवों को जाने के लिए रोड नहीं है। मुंबई के लोग अफोर्ड कर सकते हैं पर वो गरीब लोग हैं, और इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी है कि महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को मजबूत रास्ते से जोड़ने के लिए मैं अपना पूरा बजट दे दूंगा, और मुंबई शहर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो मार्केट से कर्जा खड़ा करके उससे करूंगा। और मैंने 16,000 गांव, मेड़घाट में आपको याद होगा कि उस समय मैल न्यूट्रिशन से आदिवासी बच्चे 2,500 मेड़घाट में मर गए थे। वहां रोड नहीं थे, वहां डॉक्टर नहीं पहुंच सकते थे,
दुर्भाग्य ऐसा था कि इस 75 साल में से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को राज्य करने का मौका मिला। क्या हुआ? स्कूल की बिल्डिंग थी तो विद्यार्थी नहीं थे, बिल्डिंग और विद्यार्थी थे तो टीचर नहीं थे, तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। दवाखानों की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, दवाखाने की हालत थी। एक मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं जब कॉलेज में पहले साल में था तो मुझे एक ने कहा डेयरी डालो। तो मैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैंने अपने गांव में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कर्जा लेके मैंने डेयरी डाली। 6 गाय और 2 भैंसे खरीदी की। पहले एत में बराबर दूध मिलता था, पर दोनों तो खाली हो गई। अब मेरे गांव में जब गाय गर्म होती थी तो डॉक्टर गायब हो जाता था, डॉक्टर रहता था तो गाय गर्म नहीं होती थी। तो एक बार हमने कहा कि सांड को लेके आओ, तो वो आया तो वो भी ठंडा पड़ गया। आखिर डेयरी का बैंड बाजा बज गया और मैंने जानवर बेच दिया। और ये पूरे गांव के लोग कहां हैं? ये जो नागपुर में दिख रहे, मुंबई में दिख रहे, कलकत्ता में दिख रहे, बेंगलोर में दिख रहे, चेन्नई में दिख रहे, कहां से आए? ये पूरे लोग अगर कहीं से आए तो गांव से आए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि 90% आबादी गांव में रहती है, तो 30% आबादी हमारी शहरों में आ गई। वो खुशी से नहीं आई, वो मजबूरी से आई, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं, दवाखाना नहीं, और गांव में रोजगार नहीं, किसानों के फसल को सही दाम नहीं, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर लोग शहर की तरफ आए और झुकी झोपड़ी में रहने लगे। मेरा बताने का मकसद यही है कि 47 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रशिया का इकोनॉमिक मॉडल स्वीकार किया था, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल था, वो फेल हो गया। मुझे चाइना के प्रेसिडेंट ने चाइना में बुलाया था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, और जब मैं वहां गया था तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि यहां शंघाई में बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही थी, पूरी इंडस्ट्री आ रही थी। बोला पैसा कहां से आया? तो जैसे अपने यहां एनआरआई होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, वैसे वहां नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे उन्होंने बड़े प्रमाण पर पैसा दिया, और उस पैसे से बड़े प्रमाण पर वहां इन्वेस्टमेंट आई और चाइना बढ़ता गया। फिर मैं जब प्रेसिडेंट को मिला तो मैंने कहा, आप तो कहते हो दुनिया के मजदूर एक हो, हर मालक शोषण कर रहा है, आपने सब विचार बदल दिया, लाल झंडे के अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, हमें हमारे देश का विकास करना है, जो बातें बदलना हो हम बदल देंगे, पर हमारे देश को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर हमको बनानी है, और उसके लिए जो जो आवश्यक है वो हम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर हमारे इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। हमारे यहां पावरलूम था, क्या हुआ है? क्या अभी एक तो भी पावरलूम है? नहीं है। एक समय कामठी में हमारे अनेक मुस्लिम बंधु पावरलूम पर साड़ियां बनाते थे, खत्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि क्वालिटी नहीं बनी। अभी मैंने धापेवाड़ा में, हमारे एक धापेवाड़ा टेक्सटाइल करके शुरू किया। मेरे मन में यह बात अक्सर याद आती है, वो मेरी कंपनी नहीं है, मेरा धंधा नहीं है मेरा, और वहां इलेक्ट्रॉनिक हैंडलूम तैयार किया, और उसके ऊपर कॉटन की इतनी सुंदर साड़ी तैयार हुई, 400 रुपए की है। फिर मैंने उनको कहा कि अब बनारसी शालू इस पे बनाओ, या नासिक की पैठनी बनाओ, वो भी बन गई। और फिर हमारे गांव में हलवा समाज की जो पावरलूम पर, हैंडलूम पर काम करती थी, 1500 महिलाएं ट्रेन हुई। अब धीरे धीरे साड़ियां बनकर फिर कला अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उमरेड रोड पर एक पांचगांव करके गांव है, वहां हमने ये जो कतरन निकलती है, रेडीमेड गारमेंट्स है, उसके जो टुकड़े निकलते हैं उसके दरिया बनाई है। 1500 महिलाओं को ट्रेनिंग मिला है। अब धापेवाड़ा में हर महिला, करीब 900 महिला 1 लाख रुपए साल की कमाती है, और यहां पांचगांव में भी 1500 महिलाओं का ट्रेनिंग हुआ, वो भी पैसे कमाती है। मेरा कहना यही है कि व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण और स्किल, ये कभी हमने कोशिश की क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज अभी ताई कोशिश कर रही है,
कि स्किल्ड का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट वहां खोल रही है, ताकि हमारे गरीबों का जीवन अच्छा कैसे बने। और मैं तो राजनीति करता हूं, मैं 2% करता हूं, और लोगों के कहने पे नहीं करता। मैंने लोगों को, नागपुर में मैं भी सांसद हूं, मैंने कहा था देखो भाई, तुमको अच्छा लगे तब तक वोट दो, नहीं देगा मतलब मत दो। तो आगे मैं जो ईमानदारी से सही काम है वही करूंगा। ये जातीयवाद, सांप्रदायिकता, ये जात पात के पत्रक मेरे की तरफ लेके नहीं आना। मैं मानता हूं कि नागपुर शहर की पूरी जनता मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूं और जनता मेरी है, और जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी करूंगा। हमारे लोकतंत्र में हमें समाज के प्रति और लोगों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, हमारे जीवन को बदलना चाहिए, रोजमर्रा जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। मुझे याद है कि हम सब लोग जिनके विचारों पर काम करते हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्दिष्ट है। अभी एक चुनाव के महीना भर पहले दिल्ली में बीबीसी ने मुझे बुलाया था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी। वर्ल्ड के पत्रकार आए थे, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे पूछा, एक इंग्लिश पत्रकार ने, कि आपके जीवन में आपने बड़े ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, हाईवे बनाए, बहुत बने, 1 लाख करोड़ का तो एक ही रोड मैंने दिल्ली से मुंबई तक का बनाया। आप देश में कहीं भी जाइए। अरे आजकल तो मुझे लोग बोलते हैं कि हम कश्मीर गए थे, ढाबे पे खाना खाया, उसने पूछा कहां से आए, बोले नागपुर से। अरे नितिन गडकरी जी के यहां से आए क्या, बिल मत देना, फुकट में खाओ। तो टैक्सी वाले ने बोला कि मैं पैसे नहीं लेता। बहनों और भाइयों, तो उन्होंने जब मुझे पूछा कि तुमने अच्छा काम कौन सा किया, तो मैंने टनल, रोड और ब्रिज का नाम नहीं लिया। मैंने उनको एक कहानी बताई कि मैं महल में रहता था, अब फिर से महल रहने के लिए जाने वाला हूं। तो हमारे महल से साइकिल रिक्शा में बैठकर मैं अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ मामा के घर जाने के लिए निकलता था। महल चौक से, गांधी गेट से, जुम्मा गेट बोलते हैं आप उसको, वहां से वो तिलक पुतला लगता था, वहां एक चढ़ाव था। तो साइकिल रिक्शे वाला ये बेचारा बड़ी मेहनत करके हमको खींचता था, उसके तरफ देखा नहीं जाता था। तो देखने के बाद मैं जब उसकी हालत देखता था, मैं कूदी मार के उतर जाता था और धक्का मारता था। वो घटना मेरे दिल में बैठ गई थी। और जब मैं मंत्री बना 2014 में, तो मैंने आईआईटी के, टेक्नोलॉजी के, ऑटोमोबाइल के सब लोगों को बोला, और मैंने कहा ये 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता है। इतना ही नहीं तो बंगाल में और झारखंड में जैसे बैलों के कंधे पे जू रखते, वैसे कंधे पे रख के लोगों को खींचते हैं। और 70% लोग दलित और मुसलमान और आदिवासी समाज के थे। मैंने कहा ये प्रथा बंद होनी चाहिए, इसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन चाहिए। और पूरे इंस्टीट्यूट को मैंने काम दिया, और उनने पहले एक मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, इसका शोध लगाया, मैंने एक्ट बनाया। अब कोई 1 क्विंटल का बोरा पीठ पर नहीं रखता, अब वो अपने ई रिक्शा में, इसमें ई कार्ट में लेके जाता है। और आज मुझे खुशी है कि जो 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते थे, आज उनको मानवता के आधार पर नई स्वतंत्रता, स्वयं स्वाधीनता मिली। ये प्रथा पूरी तरह बंद हो गई। तुम्हारे शहर में है क्या साइकिल रिक्शा? अभी है? नहीं, बंद हो गया। पहले कितने थे? पहले तो हमारे नागपुर शहर में कामठी काय के लिए प्रसिद्ध था मालूम है? ये साइकिल रिक्शे के लिए। टेका, इंदौरा, कामठी, यहां कौन सा धंधा था? तो साइकिल रिक्शा का।
पर जब कोई अच्छा व्यक्ति सोचता है तो प्रथा बदल गई, टेक्नोलॉजी आई। आखिर छोटी छोटी समस्याओं में लोगों के जीवन में बदलाव करना, यही राजनीति का मकसद है। और यह देश सुखी बनना चाहिए, समृद्ध बनना चाहिए, संपन्न बनना चाहिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहिए। यह विश्व गुरु बनना चाहिए। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी चाहिए। और सही अर्थ में यह देश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सुखांक बढ़ना चाहिए। उसके जीवन में पहले क्या था मुझे मालूम है, मैं घूमता था, ये WCL का कोयला चोरी करके लाते थे। और ये जो टाई का अंडरपास है वहां के पहले जाते थे हम रात को, रामटेक, पूरा धुआं निकलता था, वो कोयले में भट्टियां चलती थी। अब है क्या? नहीं है, क्योंकि 9.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने फुकट में गैस का सिलेंडर और सिगड़ियां दी, जिसके कारण धुआं नहीं निकलता। नहीं तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन, ये पूरे कामठी में इधर उधर धुआं ही दिखता था, और कनान में तो धुआं ही धुआं था, क्योंकि फुकट का लाते थे सब लोग। और इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों को दूर, समस्याओं को दूर करके आपके जीवन को सुखी करना, यही राजनीति का मकसद है। पर चुनाव में जहर घोलने की बात होती है। अभी ताई ने बताया। अब ऐसा है कि मैं भगवान गौतम बुद्ध को बहुत उनको मानता हूं, स्वीकार करता हूं, और मेरी बहुत इच्छा रहती है कि जब भी मैं समय मिलता है तो ताई के यहां ड्रैगन टेम्पल में आके, बीच में मैं आया था और किसी को बताया नहीं, क्योंकि वहां उनके साथ बैठकर मुझे वहां जो वाइब्रेशन है उससे शांति मिलती है। और मैंने अभी उनको कहा कि पूरा विश्व अब संघर्ष की कगार पर खड़ा है। सब देशों में झगड़े चल रहे हैं, पूरी दुनिया बटी हुई है, हवाई जहाज से बॉम्ब डाल रहे एक में के ऊपर, बर्बाद कर रहे हैं। इसराइल का और लेबनान का चल रहा है, इसराइल का हमास का चल रहा है। मैं उस दिन ईरान में था, और ईरान में ईरान के प्रधानमंत्री जी का ओथ सेरेमनी के कार्यक्रम में था। और जब कार्यक्रम में था तो मैं भी 15-20 राज्यों के प्रमुख में भारत सरकार का प्रतिनिधि था, मेरे साथ थे वो। हमने चाय साथ में पिया, कार्यक्रम हुआ, और रात को मैं होटल में गया तो सुबह 7 बजे पता चला कि जो हमास के प्रमुख थे उनके घर जहां रुके थे किसी को पता नहीं, वहां आकर ड्रोन से अटैक होकर उनका मृत्यु हो गया, उद्ध्वस्त कर दिया। कहां जा रहा देश, कहां जा रहा विश्व? और इसलिए आने वाले समय में भगवान गौतम बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया, विश्व शांति का विचार दिया, वो महत्वपूर्ण है। और इसलिए आने वाले समय में हमें सोच के चलना पड़ेगा। और हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जो विश्व को दिशा दे सकता है, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और इसलिए आने वाले समय में केवल चुनाव की राजनीति, इसके कपड़े उतारो, उसके उतारो, इसको गाली गलौज दो, उसको दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान हम बदलने वाले करके प्रचार किया गया। ना हम बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, न किसी को बदलने देंगे, न किसी की बदलने की हिम्मत है। मैं लॉ में था तो हमारे यहां संविधान पर एक पेपर था। संविधान अनेक भागों में बटा हुआ है, और संविधान के जो मूलभूत तत्व है, वो मूलभूत तत्वों में, संविधान के जो मूलभूत तत्व है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुई थी, केशवानंद भारती केस में। और उस केस में ये काफी दिन तक चली थी, बहुत प्रसिद्ध केस है। 10 न्यायमूर्ति थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 11 लोगों का खंडपीठ था। उन्होंने निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। ये मूलभूत तत्व क्या है? ये मूलभूत तत्व है लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये बदल ही नहीं सकते। और बाकी पार्ट में जो संविधान है वो 2/3 मेजोरिटी से बदल सकता है। आपको याद होगा कि रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से
इंदिरा जी चुनाव जीत गई। वो 1975 के पहले की बात कर रहा हूं। और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन हुए। इंदिरा जी कोर्ट में हार गई और उनके चुनाव को अवैध घोषित किया गया। फिर उन्होंने इमरजेंसी लाई, तब कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई। ये संविधान को तोड़ मरोड़ कर रखा। और जब 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तब कांग्रेस ने संविधान को जो तोड़ मरोड़ कर रखा था, वो पूरी दुरुस्तियां करके फिर से एक बार संविधान को ठीक बनाने का काम जनता पार्टी ने किया। अब संविधान तोड़ने का काम जिन्होंने किया, वो घूम घूम के आपको बता रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को बचाओ। मराठी में एक म्हण है, चोराच्या उलट्या बोंबा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब लोगों को कन्विंस नहीं किया जा सकता तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों को कहा गया कि ये बीजेपी वाले खतरनाक है, चुन कर आएंगे तो पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है, पंजे पर मोहर लगाओ। अब बताइए, हमारी 67 योजनाएं आई, हमने 9.5 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर और सिगड़ी दी। आयुष्य योजना में 20 करोड़ लोगों को कैंसर, हार्ट के ऑपरेशन के लिए मदद की। अब लाड़की बहन योजना में लाखों महिलाओं को महीने में अनुदान मिलना शुरू हुआ। क्या योजना के नीचे कहीं लिखा था कि दलित और मुसलमान अर्जा मत करिए? लिखा था कहीं? सबको मिल रहा है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी भाव पर हमने काम किया। और राजनीति ऐसी है कि जब तक ये पॉइजन घुसाया नहीं जाता, तब तक लोगों को कंफ्यूज नहीं किया जाता तो होता नहीं। और इसलिए आने वाले समय में मैं आपको यही कहने के लिए आया कि कामठी को अच्छा बनाना है। कामठी में अच्छे मार्केट बनने चाहिए। कामठी में रोड तो अच्छे बने, पर आपने बनाने नहीं दिया। आप पूरे रोड पे आके बैठते हो। मैं तो एक आध दिन आऊंगा, पर ट्रक के नीचे और बस के नीचे अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या कामठी में अच्छे रोड नहीं होने चाहिए? क्या कामठी की जनता को 24 घंटे पानी नहीं मिलना चाहिए नागपुर जैसा? हमारे यहां टैंकर मुक्त हो गया। क्या कामठी में हमारे यहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या कामठी के दलित मुसलमानों की गरीबी दूर नहीं होनी चाहिए? दिया क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, इसके अलावा कुछ दिया? और मैं तो जातिवादी हूं, सांप्रदायिक हूं, आपको भगाने वाला हूं। मैंने नागपुर में अंजुमन इस्लाम को मेरे अधिकार का इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने उनको दिया। हमने ताजबाग का सौंदर्यीकरण किया। दीक्षा भूमि का पूरा काम, मैं पालक मंत्री था तब अटका हुआ था, पूरा काम किया। वो कंपाउंड वॉल बनाई। वो चिकाटे करके हमारे एनआईटी के ऑफिसर थे, वो बाद में ट्रस्टी बने। मैंने रामदास पेट से पानी लाकर, दीक्षा में पानी नहीं था तो बगीचा लगाने के लिए वहां से पानी लाया। बाबा साहब अंबेडकर जी का साहित्य जहां था चिचोली में, वो म्यूजियम बनाया। ड्रैगन टेम्पल वर्ल्ड प्राइड का सुलेखा जी ने अपने जीवन में जागतिक रूप का इतना बड़ा काम किया। हर बार बावनकुळे जी हो, मैं हो, फडणवीस जी है, देवेंद्र जी, सब उनके काम के पीछे हम उनके साथ रहे, क्योंकि जो अच्छा काम करता है वो कोई भी हो, उसके अच्छे काम के लिए मदद करना, यही बात हमने ध्यान में रखी। और अब मेट्रो भी आ रही है। अब नाम ऐसे कामठी को प्लान सिटी भी बनाना है। अच्छे मार्केट बनाओ, सब्जी मार्केट, मटन मार्केट अच्छे बनाओ। ये क्या रास्ते के ऊपर के कोमड़े बकरे काटे हुए पूरे रोगों को खरीद के अपने घर लेके जाते हो? अच्छा ही है। आप बीमारी लेके जा रहे हो घर से, रास्ते पे फुटपाथ पे खाते हो, इससे गड़बड़ होगी, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। क्या अच्छा जीवन यहां के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? पर तुम जब तक सही लोगों को चुनोगे नहीं, सही लोगों के पीछे नहीं खड़े रहोगे तो कहां से होगा? ये तो कहावत थी एक, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। मुझे मालूम है कि हम च्यवनप्राश हमको ही मिलेगा, पर हम गधे नहीं है, क्योंकि तुम समझ गए कौन है करके।
బాగుంది కూడా వినాలి.